सेवेंथ रिफॉर्म है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को बहुत अच्छा बजट दिया है और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। बहुत सारे डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग, न्यू लाइंस, गेज कन्वर्जन, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, अब साथ ही साथ हमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए डिटेल स्टडी हुई है पिछले करीब करीब 1.5 वर्षों में। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बातचीत हुई, जो एजेंसीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती हैं उनके साथ बातचीत हुई, जो फील्ड में हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे फीडबैक लिया, बाकी सेक्टर्स में किस तरह का सिस्टम है वो भी स्टडी किया। दुनिया के और दूसरे देश जहाँ पर मेजर कंस्ट्रक्शंस हुए हाल ही के डेकेड्स में, उन्होंने क्या मेथड्स अडॉप्ट किए, फिडिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया, मेट्रो के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी किया। इन सब को स्टडी करने के बाद में ये रिफॉर्म लेके आए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसमें 7 मेजर चेंजेस हैव बीन मेड। सबसे बड़ा चेंज आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सिंगल वर्क थ्रेशोल्ड है, यानी एक काम आपका कम से कम उतने अमाउंट का होना चाहिए। मान लो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें कौन बिड कर सकता है? छोटे छोटे 25-25 करोड़ के खूब सारे प्रोजेक्ट्स हो, या फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट कम से कम इतना बड़ा हो। यहाँ पे हमारा फोकस है कि असेसमेंट करें कि बड़ा काम करने की या उस काम को करने की कैपेसिटी है या नहीं उस एजेंसी में। ये ध्यान अगर रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका कैपेसिटी को असेस करें। कैपेसिटी को असेस करने के लिए सिंगल वर्क कम से कम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये उसमें नया एक चेंज लाएं, जो 35% था उसको 50% किया, यानी आपने बड़ा काम किया हुआ हो तभी आपको उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो उससे बड़ा काम नहीं कर सकते। ये एक इसका पहले का मीनिंग है। सेकेंड, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे बाकी हर एक सेक्टर की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पोर्ट सेक्टर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एयरपोर्ट की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रांसमिशन लाइन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हाईवे की अपनी खुद की एक अलग नेचर है। तो हमें रेलवे का काम का एक्सपीरियंस मस्ट है। ये इसमें लेके आ रहे हैं कि कम से कम 20% एक्सपीरियंस आपका रेलवे का होना चाहिए, वरना रेलवे की कॉम्प्लेक्सिटी को लोग समझ नहीं पाते। जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का डिले क्यों हुआ उसका एनालिसिस किया तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आई कि जो लोग रेलवे से जुड़े हुए नहीं थे उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम लिया, और उनको जब समझ में आया कि इतना कॉम्प्लेक्स है रेलवे, तो वो लोग जो उन्होंने बिड के अमाउंट्स रखे थे पहले, वो टोटली अनरियलिस्टिक बिड के अमाउंट्स निकले। तो जब रेलवे का एक्सपीरियंस नहीं है और रेलवे के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बिड किया था तो वो प्रोजेक्ट्स को कर नहीं पाए और कई लंबे टाइम तक उसका खामियाजा रेलवे को और देश को भुगतना पड़ा। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मिनिमम 20% सिमिलर नेचर ऑफ वर्क लेके आए। और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में ये भी ध्यान रखा है कि सिग्नलिंग का काम सिग्नलिंग का होता है, वो ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का काम उससे लेस कॉम्प्लेक्स है। ट्रैक का काम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिग्नलिंग ओवरहेड और उससे कम लेवल का है। और नीचे जो बेस का काम है वो तो हाईवे जैसा काम है, सबसे सरल काम वो है। तो ये ध्यान में रखते हुए सिमिलर नेचर, अगर सिग्नलिंग का काम टेंडर है तो उसमें सिग्नलिंग का कम से कम 20% एक्सपीरियंस सिग्नलिंग से आना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज के कारण ज़रूर आपके पास ये फीडबैक भी आ सकता है कि भाई इतना टफ क्यों किया, इतना डिफ़िकल्ट क्यों किया। लेकिन ये हमने बहुत कॉन्शियसली फैसला किया है कि अगर देश को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जो अगले 100 वर्षों तक अच्छा रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से वो स्टेप्स लें जिन स्टेप्स से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो।
ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्रिटिसिज्म भी होएगा, हमें पता है कि इसमें बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि आपने बहुत टाइट कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन ये देश के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तीसरा है बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी में ये था अप टू 2% होता था, तो कई बार केवल एक फ्रिवलस बिड डालने के लिए और हमारे सिस्टम में जिस तरह से लोगों के साथ बातचीत करके ईएमडी जो कहते हैं, जिसको बिड सिक्योरिटी का अमाउंट बहुत कम रख लेते थे, तो उससे दिक्कत होती थी। उससे बहुत सारी फ्रिवलस बिड्स आती थी और फिर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में किसी और को ढूंढता था कि भाई काम मैंने ले लिया, अब किसी और को दो। तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए फिक्स्ड कर दिया बिड सिक्योरिटी 2%। चौथा, ये तीसरा जो चेंज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिड कैपेसिटी मेजर करना, कि किसी फर्म के पास कितने लोग हैं, कितना उसके पास मशीन्स हैं, कितना काम उन्होंने पास्ट में किया है। अगर काम करने की क्षमता 100 की है और आज उनके हाथ में ऑलरेडी 110 के काम हैं, तो उसको बिड कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हो गई। बिड कैपेसिटी कैलकुलेशन करने का सबसे पहले जो देश में रेलवे सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ था वो मेट्रो में आया था। डॉक्टर श्रीधरन साहब ने ये कॉन्सेप्ट लाए थे और डॉक्टर श्रीधरन साहब के इस कॉन्सेप्ट के कारण मेट्रो में प्रोजेक्ट्स का डिफ़ॉल्ट होना प्रैक्टिकली अनहर्ड है। ये उनका बहुत अच्छा इनोवेशन था, तो इस इनोवेशन को अब हम रेलवे में स्टैंडर्ड कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है। ये दिल्ली मेट्रो में कई वर्षों पहले डॉक्टर श्रीधरन साहब इसको कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, बिड कैपेसिटी का। इंटरनेशनली सब जगह फॉलो होता है। ये रेलवे में कई दशकों के बाद, मतलब 60, 70, 80 साल के बाद में पहली बार ये बड़ा रिफॉर्म लाया गया है। बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, और 10 करोड़ से ऊपर हर प्रोजेक्ट की बिड कैपेसिटी मेजर होगी। 10 करोड़ से ऊपर का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें बिड कैपेसिटी बहुत प्रॉपर तरीके से, इससे पहले भी नॉर्म था, लेकिन उस बिड कैपेसिटी को कैलकुलेट करना मैंडेटरी, जितना कॉम्प्लेक्स, जितना एक प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए वो नहीं था। वो सारी चीज़ें अब लेके आ गए। एंटी कॉम्पिटिटिव, फ्रॉडुलेंट और ये जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड मैटर्स है उसके लिए प्यूनिटिव मेजर्स डाल दिए। पहले जस्ट एक अंडरटेकिंग देना होता था, अब अंडरटेकिंग की जगह प्यूनिटिव मेजर्स डाल दिए, ताकि अगर कल को कोई ट्राई करे कार्टलाइजेशन करने का तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। पांचवा बड़ा चेंज है कि वर्क प्लान आपको मैंडेटरी देना होगा। कई बार केवल प्राइस दे देते थे और प्राइस देने के बाद में एजेंसी ढूंढती रहती थी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फिर एजेंसी ढूंढती रहती थी कैसे काम करेंगे, किस तरह से उसका मतलब जो माइंड अप्लाई करना होता है प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट को करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए होती है, वो प्लानिंग अब हम टेंडर के साथ ही मांगेंगे। जब टेंडर सबमिट करेंगे तो फाइनेंशियल नंबर होता है, क्वालिफिकेशन का होता है, साथ ही साथ अब वर्क प्लान भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उससे इवैल्यूएशन बहुत प्रॉपर होगा कि वाकई ये फर्म काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली इन सब चीज़ों का क्रिटिसिज्म होगा, ये श्योर है कि क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि लोग कहेंगे आपने बहुत इसको टाइट कर दिया, लेकिन ये ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, रेलवे के लिए ज़रूरी है, सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है। छठा बहुत बड़ा चेंज लाए हैं, 6th चेंज जो लाए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना अलाउड था अप टू 70%, अप टू 70% सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे सकते थे, उसको रिड्यूस करके 40% कर दिया है कि अब 60% खुद करना पड़ेगा और केवल 40% आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे सकते हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में कहीं पर भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग को इतना अलाउ नहीं करते, बहुत एकदम कंस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करे तो 20%, 30% अलाउ करते हैं। ये करने से बहुत जगह जो काम ले लेना और उसके बाद में दूसरे लोगों को ढूंढना काम करने के लिए, वो जो प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी एक टेंडेंसी रहती है कि किसी न किसी तरह से काम ले लिया, उसके बाद में ढूंढते रहो लोगों को। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं वो लोग सब इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से, तो वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो लेगा उसको जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा।
तो ये सब करने से बहुत सीरियस लोग ही बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। और सेवेंथ बड़ा चेंज है कि जहाँ पर भी एक मतलब प्रेडेटरी काइंड ऑफ बिड आती है कि भाई एस्टिमेट बहुत केयरफुली बनाते हैं रेलवे के लोग, तो रेलवे के इंजीनियर्स उस एस्टिमेट को इतना केयरफुली बनाते हैं। और अब तो डीपीआर बहुत ही डिटेल्ड वे में बनती है, कैबिनेट में जाने से पहले डीपीआर बनती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, और उसका प्रॉपर एस्टिमेशन एवरीथिंग, जियो टेक्निकल, ड्रोन मैपिंग, पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे उसकी मैपिंग, इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली किया जाता है। तो जब इतना केयरफुल करने के बाद में जो एस्टिमेट आता है उसमें प्रेडेटरी प्राइस डालते हैं कई बार केवल टर्नओवर लेने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स। कई बार फर्म्स क्या करती है -20%, -30%, और उसके बाद में वो फिर कोई ना कोई लिटिगेशन करके उसमें से पैसा कमाना चाहती है। आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन उनका पैसा कमाने का माध्यम बनता है कि काम तो कर नहीं पाए लेकिन आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन से फिर उसमें पैसा लेंगे। तो उस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो लोग भी लोअर माइनस एस्टिमेट से 5% से माइनस जाएंगे उनको एक्स्ट्रा 5% परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी। जो लोग एस्टिमेट से -5% जाएंगे उनको एक्स्ट्रा 5% परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी। इसमें ये क्रिटिसिज्म आएगा कि हम एक्स्ट्रा अगर दे रहे हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा कि हमने अग्रेसिव बिड किया। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिड के इवैल्यूएशन के बाद में दी जाएगी। बिड का जब इवैल्यूएशन हो गया उसके बाद में अगर वो L1 हुए और L1 अगर मान लो 5% से ज़्यादा नीचे है, मतलब -8% है, -10% है, तो उसमें एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रोविज़न लेके आए। ये 7 बड़े चेंजेस किए हैं कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज और चल रही है क्वालिटी की मॉनिटरिंग की, और एक एक्सरसाइज चल रही है जो टेंडर डॉक्यूमेंट है रेलवे का। उस टेंडर डॉक्यूमेंट को 1950s के बाद में 2022 में चेंज किया था, और 2022 से लेके अब तक का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को लेके और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो एक्सरसाइज भी इन पैरेलल चल रही है। वो दोनों रिफॉर्म्स और भविष्य में आएंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा आज मॉडल खड़ा कर देना है जो देश के लिए अगले 25, 30, 40, 50 वर्षों तक जो चाहिए उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम तैयार करें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसा इंफ्रा दे पाएँ जो कि बहुत रोबस्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो, और जिसमें आगे भविष्य में क्लाइमेट से, डिज़ास्टर से और ओवरऑल जो आज का जो लोड बढ़ रहा है रेलवे पे, उन सब के लिए वो इंफ्रा तैयार रहे। ये ध्यान में रखते हुए ये रिफॉर्म्स लिए गए।